हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। ये कहानी क्लास 10th के हिंदी कृतिका भाग 2 से ली गई है और इसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। दरअसल बच्चों, यह पाठ एक व्यंग्य है जिसके माध्यम से लेखक कमलेश्वर जी ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी अपनी गुलाम मानसिकता से आज़ादी नहीं पा सके। ऐसे लोग अभी भी अंग्रेजों को अपने आप से बेहतर व श्रेष्ठ मानते हैं और उनको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन लेखक मानते हैं कि अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की नाक, यहाँ तक कि शहीद बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज़्यादा सम्माननीय व लंबी हैं। यानी अपने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत जॉर्ज पंचम की इज्जत से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अनेक कुर्बानियाँ दी थी। कहानी की शुरुआत करते हुए कमलेश्वर जी कहते हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत का दौरा करने वाली थी। अखबारों में इस शाही दौरे की हर रोज चर्चा होती थी। लंदन से निकलने वाले अखबार रोज इस शाही दौरे की तैयारियों के बारे में खूब जमकर खबरें दे रहे थे। रानी का दर्जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के दौरान रानी किस तरह की वेशभूषा पहनेंगी, इस बात को लेकर परेशान था। वह रानी की वेशभूषा कुछ ऐसी बनाना चाहता था जिसमें रानी की शानो शौकत और शाही ठाट बाट का तो पता चले ही, साथ में वह वेशभूषा रानी की गरिमा के अनुकूल भी हो। शाही दौरे से पहले रानी का सेक्रेटरी और जासूस पूरे महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। नए जमाने के हिसाब से फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। अखबार में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप की कारनामों को भी छापा गया था। साथ में उनके अंगरक्षकों, नौकरों, बावर्चियों, खानसामों के जीवन परिचय को उनकी तस्वीरों के साथ छापा जा रहा था। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरों को भी अखबारों में छापा जा रहा था। इंग्लैंड में इस शाही दौरे को लेकर खूब शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, मगर उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही थी। भारत में भी शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारियां खूब जोर शोर से चल रही थी। सड़कों को साफ किया जा रहा था, इमारतों का रंग रोगन कर उन्हें खूब सजाया संवारा जा रहा था। शाही मेहमानों को खुश करने की सारी तैयारियां तो चरम सीमा पर थी। बस एक ही कमी रह गई थी जिससे शाही मेहमानों के नाराज होने का डर था। वह थी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो लाट से गायब हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की नाक के गायब होने के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। किसी वक्त जॉर्ज पंचम की नाक के लिए बड़े बड़े तहलके और खूब आंदोलन हुए। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पास किए, चंदा भी जमा किया और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए। अखबारों के पन्ने खूब रंगे गए। खूब गर्मा गर्म बहस सिर्फ इस बात के लिए हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। इस बात के लिए जबरदस्त आंदोलन चल ही रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। लेकिन इतना करने के बाद भी इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, इस बात को लेकर सभी लोग परेशान थे। खैर, देश के हितैषी लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक के मसले को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और इस मामले को उनके सामने रखा। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसीलिए उच्च स्तरीय विचार विमर्श व मशवरे के बाद यह तय किया गया कि लाट पर नाक लगाना हर हाल में जरूरी है। इसीलिए किसी मूर्तिकार से तुरंत नाक लगवाई जाए। मूर्तिकार को तुरंत बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो था बहुत उम्दा कलाकार, परंतु स्वभाव से लालची था। उसने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति पर नाक तो लग जाएगी, मगर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह नाक कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेकिन वहां उपस्थित सभी हुक्मरानों में से
किसी को भी इस बात का पता नहीं था। इसीलिए पत्थर से संबंधित जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई, लेकिन उनसे भी कुछ पता न चल सका। बाद में मूर्तिकार ने यह कहकर मसला खुद ही हल कर दिया कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ में जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर ढूंढ कर लाऊंगा। मूर्तिकार की बात सुनकर हुक्मरानों के जान पर जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी उसे उस किस्म का कोई पत्थर नहीं मिला। अब उसने लाट पर लगे पत्थर को विदेशी बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कमेटी के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक और सुझाव कमेटी के लोगों को दे दिया। उसने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो लगी हैं। अगर आप लोग ठीक समझें तो जिस महान नेता की मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठ जाए उसे उतार लिया जाए। थोड़ी हिचक के बाद सभी ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्तिकार पूरे देश के दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे देश में घूम घूम कर अपने देश के सभी महान नेताओं की नाकों का नाप लिया, लेकिन किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से मेल नहीं खाती थी। उसके बाद सन 1942 में बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया गया, लेकिन उन सभी बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफी बड़ी थी। राजधानी में शाही दौरे की खूब तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को नहलाकर उसका रंग रोगन कर उसे चमका दिया गया था। सब कुछ तो था, बस एक ही कमी थी, नाक की। सभी लोग इस बात से परेशान थे। तभी मूर्तिकार ने एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर इस पर लगा दी जाए। नाक लगानी बेहद जरूरी थी, इसीलिए इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में बस इतना छपा था कि मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। फिर उसमें ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। कुछ समय बाद जॉर्ज पंचम की लाट पर एक जिंदा नाक लगा दी गई। उस दिन सब अखबारों ने बस इतनी ही खबर छापी थी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की बनी नहीं लगती है। इसके अलावा अखबारों ने उस दिन और कुछ नहीं छापा। सारे अखबार बस खाली ही थे। तो ये था बच्चों हमारा जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसी सारांश को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।